अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के साथ हाजिर हैं वो है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इससे कबल हम इनहेरिटेंस चैप्टर के इंट्रोडक्शन और मेंडल के हवाले से उसके काम के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं। आज की इसी वीडियो के अंदर हम मेंडल के लॉज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का बेसिकली डिस्कस हो रहा है। अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हवाले से बात करें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर मेंडल ने जो प्लांट को क्रॉस किया हुआ था, तो उसके अंदर उसने सिर्फ एक कैरेक्टर के हवाले से देखा था। मिसाल के तौर पर हाइट वाला कैरेक्टर हो गया, या जैसे कि 7 कलर मुख्तलिफ और मौजूद थे, जैसे कि सीड का शेप हो गया, सीड का कलर हो गया, या फ्लावर की पोजीशन होगी। तो किसी एक कैरेक्टर को वो नोट डाउन कर रहा था। तो इसके अंदर जब वो एक कैरेक्टर को, एक ट्रेट को नोट डाउन कर रहा था, तो उसकी क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, कि वो एक तरह के प्लांट्स को आपस में क्रॉस करा रहा था। और इस तरह से इन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट बताया कि किस तरह से एक खास कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। एक कैरेक्टर जो पेरेंट में मौजूद है और दूसरा कैरेक्टर उसी के जैसा पेरेंट में मौजूद है, तो उन दोनों कैरेक्टर्स में से कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफर होगा। तो इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है। मिसाल के तौर पर हाइट का कैरेक्टर है, हाइट का कैरेक्टर किस तरह से पहुंचते हैं, औलादों में टाल पहुंचेगी या डार्क वाइट पहुंचेगी। सीड का कलर किस तरह से पहुंचेगा, येलो पहुंचेगा या ग्रीन पहुंचेगा, सीड का शेप कैसे पहुंचेगा। तो सिर्फ एक कैरेक्टर को वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा था। अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की स्टेटमेंट की बात करें कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, तो लिखा हुआ है फैक्टर ऑफ ईच ट्रेट सेग्रीगेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फैक्टर ऑफ ईच ट्रेट यानी कि जो एक कैरेक्टर होता है उसे लाने के लिए दो फैक्टर्स होते हैं, जिनको आज के दौर में हम जीन्स कहते हैं। और वो दो क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं, जिन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब इस क्रोमोसोम की इस पोजीशन पर एक जीन मौजूद है, और वही जीन जो है इस दूसरे क्रोमोसोम की भी सेम पोजीशन में मौजूद है। तो ये दोनों जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। दो जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, और मिसाल के तौर पर वो कैरेक्टर है सीड का शेप का, के राउंड शेप का वो कैरेक्टर है। तो अब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर्स मौजूद हैं। और हमें मालूम है कि जब मियोसिस होगी तो इन दो क्रोमोसोम्स में से कोई एक क्रोमोसोम जो है वो गैमेट में पहुंचेगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यही कहता है कि जब गैमेट्स बनते हैं उस दौरान ये फैक्टर्स जो है वो भी सेग्रीगेट हो जाते हैं, क्योंकि फैक्टर्स जो है क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। तो फैक्टर्स भी क्रोमोसोम के साथ अलग अलग हो जाएंगे। एक सेल में ये क्रोमोसोम पहुंचेगा, दूसरे सेल में ये क्रोमोसोम पहुंचेगा। तो इस तरह से फैक्टर्स भी अलग अलग हो जाएंगे। तो मजीद यही लिखा हुआ है कि जितने भी गैमेट बनेंगे उनके अंदर एक फैक्टर आएगा उस कैरेक्टर के लिए। अब मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी में बनने वाले गैमेट्स के हवाले से, हमारी बॉडी में या तो स्पर्म्स बनते हैं या एग रिलीज होता है। ये दो तरह के सेल होते हैं, ये दो तरह के गैमेट होते हैं। हमें मालूम है कि हमारी बॉडी में टोटल क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, लेकिन गैमेट्स में 46 नहीं बल्कि 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होती है। अब 23 क्रोमोसोम्स किस तरह से हुए कि हमारी बॉडी में दो अगर क्रोमोसोम्स मौजूद थे, उन दो क्रोमोसोम्स में से कोई एक पहुंच रहा है। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास पेयर की सूरत में दो क्रोमोसोम्स मौजूद है, उनमें से कोई एक क्रोमोसोम पहुंचेगा। हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, 23 जोड़े होते हैं। तो 23 जोड़ों में से कोई 23 क्रोमोसोम्स एक सेल में पहुंचेंगे, कोई 23 क्रोमोसोम्स एक सेल में पहुंचेंगे। तो इस तरह से गैमेट्स बनेंगे हमारे पास। और क्योंकि गैमेट्स के अंदर ये फैक्टर्स, ये जीन्स अलग अलग हो चुके हैं, तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जा रहा है। सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेशन होता है। इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को दूसरा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। यानी कि गैमेट्स प्योर होते हैं, गैमेट्स के अंदर सिर्फ एक ही जीन मौजूद होता है, एक ही अलील मौजूद होता है। दो अलील नहीं मौजूद जो उसको इम्प्योर बना रहे, जो कि उसको मिक्सअप बना रहे। तो गैमेट के पास क्योंकि एक अलील होता है, एक फैक्टर होता है, एक जीन होता है, तो इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी दूसरा कहा जाता है। अब यहाँ पर एक क्रॉस के साथ इसे समझाया हुआ है। पेरेंट प्लांट को दिखाया हुआ है, यानी मटर के वो पौधे जिनके अंदर जो सीड मौजूद हैं वो बिल्कुल ही राउंड मौजूद हैं, और दूसरे पौधे जिनके अंदर सीड जो है रिंकल मौजूद है। अब इन राउंड को रिंकल्ड के साथ में क्रॉस किया गया है, यानी कि इनके पोलन ग्रेन को इसके अंदर ट्रांसफर किया हुआ है। तो जब हमने राउंड के पोलन ग्रेन को रिंकल में ट्रांसफर किया तो हमें क्या नतीजे हासिल हुए। पहले तो ये समझिएगा कि जो राउंड प्लांट हमारे पास मौजूद है उसके उस राउंड कैरेक्टर को जाहिर करने के लिए दो जीन रिक्वायर होते हैं, यानी कि आर कैपिटल और दूसरा भी आर कैपिटल वाला। और अगर हम बात करें जिसके सीड रिंकल्ड है, उसके इस कैरेक्टर को, ट्रेड को जाहिर करने के लिए भी दो जीन रिक्वायर होंगे। तो उसे हम जाहिर करें आर सुमाल और दूसरा आर सुमाल के साथ।
एक जानदार के अंदर ये दो जीन्स मौजूद हैं, लेकिन जब गेमेट्स बनते हैं तो इन दोनों में से कोई एक ट्रांसफर होगा। तो एक गेमेट के अंदर आर कैपिटल दाखिल होगा, दूसरे में भी इसी तरह से आर कैपिटल दाखिल होगा, और यहाँ पर भी इन दो जीन्स में से कोई एक ट्रांसफर करेगा। तो आर जो है एक तरफ ट्रांसफर होगा, आर जो है वो दूसरी तरफ ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास मेल गेमेट्स बने, और इस तरह से ये हमारे पास फीमेल गेमेट्स बने। अब इनको आप कह सकते हैं ये स्पर्म्स है, इनको आप कह सकते हैं ये एग है। लाजिम बात है इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी। अगर इसकी फर्टिलाइजेशन इसके साथ होती है तो भी हमारे पास आर कैपिटल आर स्मॉल बनेगा। अगर इसकी फर्टिलाइजेशन इसके साथ होगी तब भी आर कैपिटल आर स्मॉल बनेगा। इसी तरह से अगर इसकी फर्टिलाइजेशन इसके साथ होती है तब भी आर कैपिटल आर स्मॉल, और अगर इसकी फर्टिलाइजेशन इसके साथ होगी तब भी आर कैपिटल आर स्मॉल। तो पहली जनरेशन के अंदर, F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट्स बने उन सारों के अंदर देखा गया कि वो सारों के सीड जो थे वो राउंड मौजूद थे। सब के अंदर राउंड सीड मौजूद थे। अब राउंड सीड क्यों मौजूद थे? क्योंकि हमने पहले ही लॉ ऑफ डोमिनेंस को जिक्र किया हुआ था कि एक कैरेक्टर जाहिर होता है, दूसरा कैरेक्टर छुप जाता है। तो यहाँ पर सारे प्लांट्स के जो कैरेक्टर जाहिर हुए वो राउंड वाले जाहिर हुए। तो हम कह रहे हैं जो राउंड वाला जीन है वो मौजूद है डोमिनेंट की सूरत में, और जो रिंकल्ड वाला है वो मौजूद है रिसेसिव की सूरत में। तो जैसा कि हमने कहा कि F1 जनरेशन के नतीजे में सारे के सारे प्लांट्स ऐसे प्रोड्यूस हुए जो कि राउंड सीड वाले थे। अब उन राउंड सीड्स को फिर आपस में क्रॉस किया गया है, यानी कि एक ये राउंड सीड आर कैपिटल आर स्मॉल, इसको क्रॉस किया गया है दूसरे आर कैपिटल आर स्मॉल से। लाजमी बात है पहले इनके गेमेट्स बनेंगे। तो ये जो है एक पेयर में मौजूद है, तो इसका पेयर सेपरेट होगा, अलग अलग होगा। यानी इसमें से आर अलग हो जाएगा कैपिटल आर, और इसमें से स्मॉल आर अलग हो जाएगा, ये दूसरे गेमेट में ट्रांसफर हो जाएगा। नतीजे में हमें ये वाले गेमेट्स देखने को मिलेंगे। मेल में भी ये गेमेट्स बनेंगे, फीमेल में भी ये गेमेट्स बनेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब मेल प्लांट को फीमेल प्लांट के गेमेट्स के साथ में क्रॉस किया गया तो नतीजा क्या निकला। मेल प्लांट की गेमेट जो है वो मौजूद है आर कैपिटल, और दूसरी तरफ मौजूद है आर स्मॉल। तो आर कैपिटल आर स्मॉल को हम दूसरी तरफ मौजूद इस आर कैपिटल आर स्मॉल के साथ फ्यूज कराएंगे, देखेंगे नतीजा क्या होगा। अब हम क्रॉस किस तरह से करेंगे, इस पुनेट स्क्वायर के अंदर इस पूरे को पुनेट स्क्वायर कहा जाता है। इस पुनेट स्क्वायर में किस तरह से क्रॉस होगी, पहले आर कैपिटल को इस आर कैपिटल के साथ क्रॉस किया जाएगा। जब हम आर कैपिटल को इस आर कैपिटल के साथ क्रॉस कराएंगे तो नतीजे में हमारे पास आर कैपिटल देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि इस आर कैपिटल को इस आर स्मॉल के साथ क्रॉस करेंगे। जब इस आर कैपिटल को आर स्मॉल के साथ क्रॉस करें नतीजे में हमारे पास आर कैपिटल आर स्मॉल नजर आ रहा है। इसी तरह से यहाँ मौजूद आर स्मॉल को इस आर कैपिटल के साथ क्रॉस कराएंगे तो नतीजे में हमें मिलेगा आर कैपिटल आर स्मॉल। फिर इस आर स्मॉल को इस आर स्मॉल के साथ में क्रॉस कराएंगे तो नतीजे में हमारे पास दोनों ही आर स्मॉल पहुँचेंगे। तो इस तरह से जब आर कैपिटल को आर कैपिटल के साथ क्रॉस किया गया, सारे के सारे जो प्लांट्स बने थे वो प्योर राउंड सीड वाले थे, यानी उनमें कोई भी रिसेसिव का जीन मौजूद नहीं था। फिर जब आर कैपिटल को आर स्मॉल के साथ क्रॉस किया गया, सारे के सारे प्लांट्स ऐसे बने जो कि हाइब्रिड थे, यानी कि जिनके अंदर दोनों ही कैरेक्टर्स मौजूद थे, एक कैपिटल वाला भी और एक स्मॉल वाला भी, लेकिन वो एक्सप्रेस राउंड के तौर पर कह रहे थे तो उनको हम हाइब्रिड राउंड सीड कह रहे हैं। यहाँ पर भी जब हमने आर स्मॉल को आर कैपिटल के साथ क्रॉस किया तो हमारे पास जो नतीजा बना वो वही हाइब्रिड राउंड सीड वाला बना था। और यहाँ पर जो हमारे पास नतीजा बना आर स्मॉल के क्रॉस के नतीजे में वो बना प्योर रिंकल्ड सीड वाला। ज़ाहरी तौर पर ये हमें नज़र आ रहे थे 3 राउंड प्लांट्स और एक हमें जाहिर हो रहा था रिंकल्ड प्लांट। तो इसका जो ज़ाहरी रेशियो बन रहा था वो बन रहा था 3:1। इस ज़ाहरी रेशियो को हम दूसरा फिनोटाइप रेशियो भी कहते हैं। लेकिन इनका एक और रेशियो बन रहा था जो कि जीनोटाइप रेशियो था, यानी कि जेनेटिकली कौन से हैं वो। अगर हम जेनेटिकली देखें, एक ऐसा है जिसके अंदर दोनों ही जीन राउंड के मौजूद है तो उसके लिए हमने यहाँ पर 1 लिखा। 2 ऐसे प्लांट्स मौजूद हैं जिनके अंदर वो मिक्स में जीन्स मौजूद है, एक कैपिटल वाला और दूसरा स्मॉल वाला, तो हमने उसको 2 के तौर पर लिखा। और एक ऐसा मौजूद जिसमें दोनों ही स्मॉल के जीन मौजूद हैं, तो 1:2:1 ये इनका जीनोटाइप रेशियो होता है, यानी जेनेटिकली ये किस तरह के हैं। अब यहाँ पर वही लिखा हुआ है होमोजाइगस, जिसके अंदर दोनों ही जीन सेम मौजूद होंगे उसे होमोजाइगस कहा जाएगा। और हेट्रोजाइगस जिसके अंदर मिक्स में कैरेक्टर्स मौजूद होंगे उसे हम हाइब्रिड भी कह रहे हैं या इम्प्योर ट्रेड भी कह रहे हैं। उसके अलावा फिनोटाइप उसकी फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से, मिसाल अगर हम किसी बाग में चले जाएं वहाँ पर हमें सारे प्लांट टाल नजर आए
तो हम कहेंगे ये फिनोटाइपिकली टाल है, लेकिन हमें मालूम नहीं कि वो जीनोटाइपिकली टाल है या नहीं। तो उसको हम क्रॉस के साथ देखेंगे कि वाकई में वो जीनोटाइपिकली भी टाल है या फिजिकली वो दिखने के एतबार से टाल है। तो जो उनका अंदर का कैरेक्टर होगा वो जीनोटाइप कैरेक्टर कहलवाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिसाल के तौर पर जो राउंड प्लांट हमें ये हासिल हुए थे, ये फिनोटाइपिकली भी राउंड है और जीनोटाइपिकली भी प्योर राउंड है। लेकिन अगर हम बात करेंगे आर कैपिटल आर स्मॉल के हवाले से, ये हेट्रोजाइगस, इनमें दोनों जीन मौजूद हैं। और उसके अलावा ये फिनोटाइपिकली तो टाल हैं, लेकिन जीनोटाइपिकली इनके अंदर रिसेसिव का जीन भी मौजूद है। तो यही लिखा हुआ है आगे चल करके सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस के हवाले से कि जब हमने हेट्रोजाइगस प्लांट्स को, यानी कि आर कैपिटल आर स्मॉल, आर कैपिटल आर स्मॉल, इन दोनों को आपस में क्रॉस किया है, तो नतीजे में जो हमारे पास प्लांट हासिल हुए वो डोमिनेंट रिसेसिव दोनों ही हासिल हुए थे। और फिनोटाइप रेशो जो था वो 3:1 था, लेकिन जो जीनोटाइप रेशो था वो 1:2:1 था। और वही जाहिर कर रहा है, 1 जो है होमोजाइगस राउंड सीड को, 2 जो है हेट्रोजाइगस राउंड सीड को, और 1 जो है होमोजाइगस रिंकल सीड को जाहिर कर रहा है। अगर हम इस लाव सेग्रीगेशन को इस क्रॉस की मदद से समझें तो वहाँ पर यही बात आएगी कि एक इंडिविजुअल के अंदर वो पेयर के तौर पर जो जीन है मौजूद होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन वो दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं। गेमेट फॉर्मेशन के दौरान ये जो पेयर में दो मौजूद हैं ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। एक गेमेट में एक पहुंचेगा, दूसरे गेमेट में दूसरा पहुंचेगा। यही बात जाहिर कर रही होती है इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हवाले से। यहाँ पर भी देखेंगे प्लांट में दोनों ही अलील मौजूद हैं, लेकिन गेमेट फॉर्मेशन के दौरान एक अलील अलग हो जाएगा, दूसरा अलग हो जाएगा। इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। तो इस पैराग्राफ के अंदर एक और टॉपिक को जिक्र किया हुआ है, उस टॉपिक का नाम है टेस्ट क्रॉस। लेकिन यहाँ पर हेडिंग नहीं लिखी हुई, तो आप यहाँ पर हेडिंग के तौर पर इस टॉपिक को टेस्ट क्रॉस के तौर पर जाहिर करेंगे। टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके नतीजे में हमें पता चलता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो इस क्रॉस को करने का नतीजा हमारे पास यही होता है, फाइंड आउट करना कि कौन सा कैरेक्टर उसके अंदर जीन होमोजाइगस मौजूद है या हेट्रोजाइगस मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक बागीचे में चले गए, वहाँ पर सारे के सारे प्लांट्स आपको टाल नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं कि इनमें सारे जीन जो है वो प्योर टाल के मौजूद हैं या हेट्रोजाइगस में मौजूद हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग ये टेस्ट क्रॉस का प्रोसीजर करेंगे। टेस्ट क्रॉस का प्रोसीजर क्या होगा कि जो हमें फिनोटाइपिकली डोमिनेंट नजर आएगा उसे हम रिसेसिव के साथ, प्योर रिसेसिव के साथ में ब्रीड कराएंगे। मिसाल के तौर पर एक बागीचे के अंदर प्लांट्स मौजूद हैं और वो प्लांट्स इस तरह के कि हमें वो टाल नज़र आते हैं, सारे के सारे प्लांट्स टाल नज़र आते हैं। तो हम उसकी क्रॉस कराएंगे डार्क प्लांट के साथ। जब हम उसकी डार्क प्लांट के साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो प्लांट जो है टाल है या डार्क है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक डार्क प्लांट मौजूद है। डार्क प्लांट में दोनों ही जीन जो है वो स्मॉल के मौजूद होंगे, टी स्मॉल वाले जीन्स। और दूसरा प्लांट हमारे पास मौजूद है जो कि हमें जाहिर तो फिनोटाइपिकली टाल नज़र आ रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो जीनोटाइपिकली भी टाल है या नहीं। अगर वो जीनोटाइपिकली टाल होगा, टी कैपिटल होगा, तो उस नतीजे में जितने भी प्लांट्स बनेंगे वो बनेंगे सारे के सारे टाल। तो हम कहेंगे कि ये जो टाल प्लांट है वो होमोजाइगस के हिसाब से टाल है। टेस्ट क्रॉस में ही साबित हो जाएगा कि सारे के सारे प्लांट ऑफ स्प्रिंग टाल बनेंगे। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि वो फिनोटाइपिकली भी और जीनोटाइपिकली दोनों उसमें ये डोमिनेंट की जीन मौजूद हैं। लेकिन अगर वो हेट्रोजाइगस हुआ और रिसेसिव के जीन मौजूद होंगे, उसको अगर हम क्रॉस कराएंगे इस टी स्मॉल के साथ में, तो नतीजे में हमारे पास जो रेशो बनेगा वो रेशो बनेगा 50-50 वाला। 50-50 का मतलब कि आधे प्लांट्स टाल बनेंगे, आधे प्लांट्स डार्क बनेंगे। हम कहेंगे ये वाला प्लांट हेट्रोजाइगस है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक टाल का प्लांट बन रहा है और दूसरा प्लांट जो है वो बन रहा है डार्क वाला। तो ये टेस्ट क्रॉस ही है हमारे पास, जिसके नतीजे के अंदर हमें ये मालूम पड़ रहा है कि अगर किसी के पास दोनों ही जीन टाल वाले हैं या किसी के पास दोनों ही जीन डार्क वाले हैं, हम उसको क्रॉस करा रहे हैं इस स्मॉल प्लांट के साथ, डार्क प्लांट के साथ, तो उनकी पहली जनरेशन के प्रोड्यूस होने के नतीजे में हमें पता चल जाता है कि वो डोमिनेट उसके अंदर जीन्स मौजूद हैं या रिसेसिव के। अगर टाल प्लांट को डार्क के साथ हमने क्रॉस कराया, सारे के सारे टाल प्लांट प्रोड्यूस हुए, हम कहेंगे ये हमेशा से जो है वो डोमिनेट है, उसके अंदर कोई भी रिसेसिव का जीन मौजूद नहीं है इस प्लांट के अंदर। लेकिन जब हम इस प्लांट को क्रॉस करा रहे हैं इस प्लांट के साथ, तो हमें कुछ डार्क के प्लांट भी नज़र आ रहे हैं, कुछ टाल के प्लांट्स भी नज़र आ रहे हैं। हम कहेंगे ये वाला प्लांट जो है ये वाला हेट्रोजाइगस कंडीशन में मौजूद है। तो ये टेस्ट क्रॉस का ही प्रोसीजर है जो होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी का बता रहा होता है कि कौन सा प्लांट जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में मौजूद है और कौन सा प्लांट जो है उसके अंदर जीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में मौजूद हैं। तो आगे वही बात लिखी हुई है कि जब होमोजाइगस प्लांट को क्रॉस किया जाएगा रिसेसिव के पास,
तो सारे के सारे प्लांट्स जो है फिनोटाइपिकली डोमिनेंट कैरेक्टर वाले जाहिर होंगे, यानी कि टाल जाहिर होंगे। लेकिन जब उस डार्फ को या रिसेसिव को डोमिनेट के साथ क्रॉस किया जाएगा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के साथ, तो आधे इंडिविजुअल जो होंगे वो डोमिनेंट वाले होंगे, आधे इंडिविजुअल रिसेसिव वाले होंगे। तो इस टेस्ट क्रॉस के नतीजे में ही हमें पता चलेगा कौन सा इंडिविजुअल जो है डोमिनेंट कैरेक्टर वाला है, कौन सा जो है रिसेसिव कैरेक्टर्स वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।